तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि जी बिजनेस की एक तो डेफिनेशन होती है एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करके कहता हूँ एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यूज। दोनों, दो पार्टीज हों या ज्यादा पार्टीज हों, हर कोई कुछ ना कुछ वैल्यूज ऑफर करता है, दूसरे को एक्सचेंज करता है, एक लेता है एक देता है। तो एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यूज को मेरी नजर में आसान लफ्जों में बिजनेस कहते हैं। इन वैल्यूज को हर बिजनेस क्रिएट करता है। तो क्रिएटिंग ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड मार्केटिंग। इन वैल्यूज को जो जो भी हम दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं गाड़ी बना रहा हूं तो गाड़ी में क्या क्या सर्विसेज होंगी, तो ये सारी वैल्यूज में मार्केटिंग के डोमेन में अपनी जो मार्केटिंग जो मेरी एक्टिविटीज हैं उसमें मैं क्रिएट करूंगा। इस वैल्यूज को जब मैं एक्सचेंज करने लगूंगा अपने कस्टमर से, तो मैं अगर कस्टमर को कन्विंस कर दूं कि इस एक्सचेंजिंग में आप सरप्लस में आओगे, आपको फायदा होगा, तो इस कन्विंसिंग को कहते हैं सेल्स। तो बिजनेस वैल्यूज की एक्सचेंज होता है, और मार्केटिंग होता है क्रिएटिंग ऑफ वैल्यूज, और सेल्स होता है आप कन्विंसिंग। मेरा नाम है सैयद सुहेल अहमद। मैं पिछले 23 साल से आईटी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। कैरियर स्टार्ट किया एज ए डेवलपर, और तकरीबन 8-10 साल एज ए टेक्निकल रिसोर्स काम किया, और फिर उसके बाद पिछले 12-15 सालों से मैं एज ए सी लेवल काम कर रहा हूँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहा हूँ, किया है, बाहर के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम किया। आज का जो मकसद है हमारी मीटिंग का, वो है हम ये देखें, एक्सप्लोर करें कि हम क्या कर सकते हैं मिलके। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी तो आप देखें ना कि डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है। तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बिजनेस। और वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? दो डोमेन है, मैं अपने डोमेन की बात करूंगा, बाकी जो लोग हैं वो अपने डोमेन की बात कर लेंगे। एक डोमेन है ऑफशोर सर्विसेज। ऑफशोर सर्विसेज से मुराद होता है कि हम अब कोई सर्विसेज को कोई रिसोर्सेज को ऑफशोर कर दें, मतलब हम उनको हायर करें यहाँ पाकिस्तान में, चाहे वो आईटी की हो, रिसर्च की हो, सोशल मीडिया, एड डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ये सब चीजें इनकी रिसोर्स हो, वो हायर हम करेंगे लोकली, लेकिन वो एम्प्लॉय होगी बाहर की कंपनी की, वो डायरेक्ट उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। उनकी पूरे आवर जो है, जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो 12-1 बजे जो उनका टाइम स्टार्ट होगा पाकिस्तानी, वो 1 बजे ही आएंगे, और फिर वो या 1 या 2 जो भी हम सेट करेंगे, और फिर उसके बाद वो 9-10 बजे तक काम करेंगे और प्योरली आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये एक तो ऑफशोर सर्विस सर्विस हो सकती है। इसमें कई चीजें हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हायर कर सकते हैं हम, रिसर्चर भी हायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लोग भी, डिजाइन के, डेवलपमेंट के, आजकल एड्स डिजाइनिंग बहुत चल रही है तो उसकी रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। और दूसरी सर्विस है प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज, यानी कि जर्मनी में या यूरोप में बहुत सी आईटी कंपनीज हैं जो कि अर्ली स्टेज की होती हैं। उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन वह रिसोर्स नहीं होती। तो उनके साथ अगर हम अलाइन कर लें अपने आप को कि जी आप क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम आपके प्रोजेक्ट्स काम कर सकते हैं, तो इसमें हमें पैसा थोड़ा कम मिलता है लेकिन हमें काम अच्छा मिल जाता है। तो ये दो एरियाज हैं जिस पे काम किया था। मैं अभी सिर्फ हाई लेवल बता रहा हूँ। इसकी एग्जीक्यूशन का जो मॉडल होता है वो ये होता है कि एक पार्टनर होता है ओवरसीज में जो कि क्लाइंट को रिपोर्ट कर, क्लाइंट की साइड फेसिंग होता है। कस्टमर कभी भी मुझे डायरेक्ट बिजनेस नहीं देगा बीइंग एज ए पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि हमारा तो इमेज ही माशाल्लाह है ना। तो हमें तो काम नहीं मिल सकता। इसका जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, एक पार्टनर होता है ओवरसीज में जो वहीं होता है, वहीं रजिस्टर करता है कंपनी, एक लीगल एंटिटी बनाता है, और एक पार्टनर होता है पाकिस्तान में जो यहाँ पर ऑफिस रखता है, जिसका जो ओवरसीज का एम्प्लॉय पार्टनर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस डेवलपमेंट करे, कस्टमर को सेटिस्फाई करे, बिजनेस लेकर आए, उस कस्टमर की सारी मामला को देखे, फ्रंट उसका फ्रंट फेस रहे। और जो लोकल पार्टनर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऑपरेशंस को देखे, तमाम डिलीवरीज को दे, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना पाकिस्तानी पार्टनर का काम होता है। यहाँ पर भी एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इस कंपनी में ओवरसीज पार्टनर भी शेयर होल्डर होता है, और जो बाहर की कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पार्टनर की शेयरिंग नहीं होती, वो वहां पर कंपनी रजिस्टर कर देता है। तो ये एक पूरा मॉडल होता है। ये बहुत हाई लेवल डिस्कशन है।
इसके बाद हम मजीद आगे स्टेजेस में हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे। बहुत सारे आइडियाज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। जब जैसी मैच्योरिटी आएगी डिस्कशंस में तो फिर हम उन चीजों को भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये था मेरा आज का। अगर कोई सवाल हो तो जरूर कर दीजिएगा। मैं अपनी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जो है सुहेल भाई, आपने अच्छी ब्रीफिंग दी, एक ओवरव्यू मिल गया सारों को। तो बेसिकली ये आपने बहुत खूबसूरत पॉइंट उठाया कि बिजनेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज है। तो यही चीजें मतलब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने पैसे को अपना टारगेट अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना, हमने वैल्यूज को क्रिएट करना है, उन वैल्यूज को हमने लोगों तक पहुंचाना है, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर ही होता है ना बिजनेस के अंदर, कि हम तो उन वैल्यूज को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता। हम सिर्फ ये समझते हैं कि पैसा मेरी जेब में है, मैं जहां भी पैसा रखूंगा और काम शुरू हो जाएगा। ये मतलब पाकिस्तान की हद तक तो ये चीजें वर्कआउट करती रहती हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं जहाँ पे वैल्यूज को मैटर किया जाता है, वैल्यूज को काउंट किया जाता है, तो वहां पे जो है ना वो कहते हैं कि आपका पैसा है, आप पैसा साइड पे रखें, हमारे साथ वैल्यूज के ऊपर बात करें। ठीक है। तो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन भी है वो बेसिकली जो मतलब ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द डेफिनेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। कि ये एक वैल्यू क्रिएशन है। हमने जब कम्युनिकेशन करनी है तो हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, जो कि ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के लिए वैल्यूएबल होंगी, बल्कि जो सोसाइटी है उसके लिए भी वैल्यूएबल होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी मार्केटिंग है और ये एक अच्छी कॉज है बिजनेस करने की। ये कॉज नहीं होनी चाहिए कि हमने मुआशरे को तो कुछ नहीं देना, सिर्फ हमने चोर बाजारी करनी है, हमने जखीरा अंदोजी करनी है। तो ये मतलब कुरान भी इसके खिलाफ है, इस्लाम भी इसके खिलाफ है, चोर बाजारी के, जखीरा अंदोजी के। और ये जो है वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्नाइज नहीं की जाती अच्छी वैल्यूज के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ आता है हमारी मार्केटिंग के अंदर, जो हम देखते हैं लोगों के साथ बातचीत करते हुए, कि लोग समझते हैं कि मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मैं पैसे रखूंगा टेबल के ऊपर और मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, मुझे मटेरियल मिल जाएगा, मेरा उस कंपनी के साथ काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस है ना, वो कम्युनिकेशन के साथ आपको आएगा। वो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सोशल नीड्स, योर फाइनेंशियल नीड्स और टेक्नोलॉजिकल नीड्स, ये सारी चीज़ों की आपको होगी अपनी प्रोडक्ट, अपनी नीश के अंदर। तो फिर आप जो ना वैल्यू क्रिएशन कर सकेंगे। और जब तक वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी, हम किसी भी कंपनी के अंदर अपने आप को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस चल रहे हैं उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, वो चल रहे हैं। ठीक है। मैं इट गोज ऑल फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉर टेक्नोलॉजिकल सेटअप्स, और अमेजोन की भी इसी तरह है कि हमारा किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमने उनकी जरूरत बनना है, हमने उन्हें वैल्यू देनी है। और वैल्यू हम उनको समझाएंगे तब जब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, जब हमारा स्किल सेट अच्छा होगा, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, सोशल बिहेवियर्स की अंडरस्टैंडिंग, सोशल नीड्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, फिर हम एक पैकेज बनेंगे जो कि हम जाके वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो है चलिए एहसन भाई का एक सवाल है, वो हम सवाल भी देते हैं, तो इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मैं शुरू करूंगा, फिर जो टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं उसके हवाले से कि हम कहाँ पे फेलियर करते हैं, कैसे हम सिस्टम के अंदर इन हो सकते हैं लेकिन हो नहीं पाते। फिर उसको फिर हम अमेजोन के ऊपर बात करेंगे सबसे लास्ट। जी एहसन भाई, आप अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सोहेल भाई से मेरा सवाल था। सोहेल भाई आप प्लीज हम एक तो कांटेक्ट में आ जाते हैं, दूसरा मुझे और आप हमारे साथ जो है अपनी कॉम्पिटेंसी शेयर कर दें कि लेट्स से प्रोजेक्ट्स तो बेख्याल पे भी जो हम सारे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम करवाया जा सकता है। लेकिन मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पाकिस्तान में जैसे वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस या फिर जो है ग्राफिक डिजाइनिंग इसी तरह के काम हो पाते हैं, और जहाँ पे आप थोड़ा सा हार्ड कोर एम्बेडेड डिजाइनिंग पर जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली से मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट इन टच, और जो भी आपकी कोई कॉम्पिटेंसी हो जिसपे आप सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं,
तो वो काइंडली शेयर कर दें, ताकि फिर उस हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट्स हों तो उस पर फोकस करके मैं और बाकी लोग भी आपसे रब्ता कर सकें। थैंक जी यू। बिल्कुल, इसको ना हम सेशन को क्वेश्चन आंसर सेशन एक ब्रीफली हम करेंगे एंड पे। तो अच्छा है आपने थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप अपना नंबर भी शेयर कर दें, तो बेशक मेरे साथ कर दें, मैं फिर सुहेल भाई को कर दूंगा शेयर आगे। तो यही हमारा मकसद है कि हम नेटवर्किंग में आए, एक दूसरे के साथ देखें कहाँ पे हम एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट दे सकते हैं। तो अभी फिर सेशन को ना मजीद आगे लेकर चलते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से, कि वहाँ पे हम कहाँ कैसे इन हो सकते हैं प्रेजेंट मार्केट के अंदर। क्योंकि रिसेंटली हमने जितने भी सेशन किए ना, उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्क्रैप के ऊपर बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि हम कैसे सप्लायर्स को फाइंड आउट करें। भाई देखिए, फाइंड आउट करना ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो गूगल है, अब तो आपके पास डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, आपके पास इतनी आसानी है, कॉन्टेक्ट्स आपके पास मौजूद है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं उनको हमने यूटिलाइज कैसे करना है। मतलब वही बात जो हम करते हैं कि वैल्यू क्रिएट कैसे करनी है। तो उसमें सबसे पहले हमारा ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट की नो हो कितनी है, हमारी जो सोशल डिमांड है चीज़ों की वो कितनी है, हम कैसे उसे कन्विंस कर सकते हैं कि हम उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो भी सप्लायर है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मैं पैसे टेबल पे रखूं और मुझे वो कहे जी मैं आपको चीजें दे रहा हूँ। मतलब इनको हमारी जरूरत नहीं है, न्यू क्लाइंट्स को ये नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं। अगर हमने अब जंप इन करना है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, तो हमने ये देखना है इनकी नीड क्या है, इनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जो अभी न्यू रेगुलेशंस आ रही हैं या जो भी रेगुलेशंस चल रही हैं, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या बिहेवियर चेंज हुए हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और जो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं उनमें कहाँ हम इनको ज्यादा बेहतर अकोमोडेट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारी कमांड इतनी होनी चाहिए कि हम जब बात करें तो इनको पता चल जाए कि हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट ऑल कि नॉट अबाउट कि हम किसी छोटे बच्चों के साथ, या इट्स नॉट अ चाइल्ड गेम जिसपे हम जाना चाह रहे हैं। ये हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने वैल्यू क्रिएशन की हुई है। ठीक है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनके ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से हैं, सोसाइटी की तरफ से हैं, फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज की तरफ से हैं, फिर इनकी अपनी नीड्स भी होती हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। फाइनेंशियल नीड है इनकी, सोशल नीड है इनकी, फिर टेक्नोलॉजिकल नीड है इनकी, कि इन्हें पता होना चाहिए कि हम जिस बंदे से डील कर रहे हैं उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या वो हमारे उस लेवल को या उस मिनिमम लेवल को भी टारगेट या अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मतलब हायर एंड की तरफ भी हो जाए वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन जो मिनिमम लेवल है एक प्रोफेशनलिज्म का, वो हमने मीट करना है। जैसे एहसन भाई ने भी बात की, वो यही बात है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो सुहेल भाई है वो किस हद तक इनको प्रोफेशनलिज्म ऑफर कर सकते हैं, इनकी कॉम्पिटेंसी किस हद तक इनकी चीज़ों के साथ मैच करेगी। तो फिर ये आपस में नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने देखनी है। तो स्क्रैप के अंदर अभी हमारे साथ जुवेरिया ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा जुवेरिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, इन्होंने अभी रिसेंटली चीज़ों को लर्न किया है और अब ये चीज़ों को प्रैक्टिसाइज कर रही हैं। तो इन्होंने अभी 6 महीने से ये काम शुरू किया है। तो 6 महीने में जुवेरिया आप हमें बताएं कि आपने क्या सीखा है और कैसे आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं, और क्या आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है चीज़ों को सीख के करने का। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। ज़वीर है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी पाकिस्तान से और मुझे कुछ टाइम हो चुका है जर्मनी में आए हुए। मेरा जर्मन लेवल B1 है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आए जर्मन, चाहे बिज़नेस हो, वो डिफरेंट डिफरेंट नीश के होते, डिपेंड करता है उसमें आप कितने ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन डिपेंड करती है लोगों से कि आपके विद इन जर्मनी आपका कितना ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन है, और या तो आपका बिज़नेस ऐसा है कि आपको आउट ऑफ जर्मनी लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो ये उसके लिए मुझे लगता है कि जैसे हमने जर्मनी में रजिस्टर की है अपनी कंपनी, तो उसके लिए वन ऑफ द मेन थिंग ये है कि आपको अगर यहाँ सर्वाइव करना है, आपको अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म आगे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए, अच्छी जर्मन आनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो फराज मैंने क्वेश्चन किया है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे माइंड में जो हर्डल्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। जैसे ज़ाहिर है जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता कुछ चीज़ों को, जब आप
क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन किस तरीके के करेंगे, उनकी डिमांड्स क्या होंगी, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते, कुछ भी नहीं। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है फराज भाई से, तो मुझे पहले से उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि इस तरीके से हमें बात करनी है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, तो उसके ये रिप्लाईज ये होते हैं। अब मैं उसकी एक एग्जांपल आपको ये देती हूँ, अगर जैसे मैंने खुद ही से, अगर मैंने अपनी बेसिस पे स्टार्ट किया होता, तो मैंने अगर फर्स्ट टाइम किसी को, क्लाइंट को अप्रोच किया होता पूछने के लिए कि मुझे इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप प्लीज मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछे कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, और मैं उनसे कह रही हूँ हाँ मुझे कोई 100 kgs चाहिए, तो इन चीज़ों से भी आइडिया हो जाता है कि हम लोग बहुत न्यू है और हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, कि हमें ये भी नहीं पता कि कौन से लेवल पे कौन सी जो है वो यूनिट्स के ऊपर उनका वेट किया जाता है। तो एक्चुअली वो टन्स के अंदर किया जाता है, और हम लोग अगर उनको कह रहे हैं कि केजीज में, तो हम ये चीज़ों में लैग करते हैं। तो हमारा प्रोफेशनलिज्म इन चीज़ों में फिर नज़र नहीं आता, पता चल जाता है कि हम न्यू हैं। और फिर दूसरा बंदा फिर इंटरेस्टेड नहीं होता बात करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी अपनी रूटीन होती है, वो बिजी होते हैं, वो अपने काम में होते हैं, और हमने अचानक से उनको कॉल कर ली होती है, तो वो हम एक्चुअली किसी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर हम विदाउट नॉलेज किसी से बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो आपको आगे से अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए इतना उनको इंटरेस्ट नहीं रहता फिर। तो ये मुझे ये बेनिफिट हुआ है पढ़ के जाने का, पहले से ट्रेनिंग लेके जाने का, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसका रीज़न सिर्फ़ यही था कि मुझे नॉलेज थी, लोगों ने मुझे पहले से फराज़ भाई ने बताई हुई थी चीज़ें, कि लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या जवाब देने हैं, क्या पूछना है। तो जब मैंने उनसे बात की, उन लोगों ने फिर उस चीज़ का उन्होंने समझा कि हाँ ठीक है, ये फ़ील्ड से रिलेटेड है कोई। उन्होंने क्वेश्चन किए, और मैंने जब उनके टू द पॉइंट आंसर्स दिए, तो उसके मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले। अभी तक का जो मैंने कुछ मुझे मंथ्स हो चुके हैं इसके अंदर काम करते हुए, तो अभी तक मेरा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जो सुना है और जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कोई नया एक ऑलरेडी डेवलप्ड इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई नया इंसान आके उसको अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करे, आपको खुद ही अपने लिए ही एफर्ट करनी है। तो इसी वजह से मैं उस हिसाब से जब मैं सोचती थी, कि मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, इतना ईज़ी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आई थिंक मैं इसका सारा क्रेडिट दूँगी फराज़ भाई को, कि इसका कि ट्रेनिंग की वजह से मेरे लिए सारी आसानी हुई है, नो डाउट। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे मतलब ईज़िली मैं इस प्रोफ़ेशन के अंदर जो है एडजस्ट हो सकी हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपको का मेरी ये है। ये भी जी। क्वेश्चन किया जाता होगा कि आप कितनी देर से काम कर रही हैं, तो आप क्या वहाँ पे बताती हैं? कोई आपको हर्डल आती है अगर आप बताती हैं कि आप बिगिनर हैं, या क्या आप बताती हैं? कुछ तो पता चल जाता है, क्योंकि जब वो कोई डीप इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, तो पता चल जाता है कि बिगनर है। लेकिन ये भी आइडिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ लिंक है इंडस्ट्री से, तो उनको इतना ज़्यादा फिर इश्यू नहीं होता, क्योंकि जब वो देख रहे होते हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं। अगर कोई आपको अपनी प्रोडक्ट पकड़ा रहा है, वो आपके मतलब हैंड ओवर कर रहा है सिर्फ इस बेसिस पे कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी तरीके से उसके साथ डील करें, और मतलब उनके ऊपर भी कोई आप बुरी चीज़ ना डालें। जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारे बैन्स लगे हुए हैं। अगर आप किसी एक कंपनी से लेके हम लोग आगे उसको एक्सपोर्ट कर देते और वो अलाउ नहीं था, तो वो जिस कंपनी से आपने वो प्रोडक्ट्स ली हैं, उस कंपनी के ऊपर भी ब्लेम आ सकता है कि उन्होंने क्यों ऐसे इंसान को दी। तो ये भी एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऐसी हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन वो बिगनर्स को, जैसे अभी जब मैंने स्टार्ट किया है और वो कंफर्टेबल है किसी बिगनर को देने के लिए, सिर्फ ये रीज़न है कि उनको आइडिया हो रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ या लिंक्ड हूँ। तो इस वजह से वो जो है आई थिंक कि रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब ये नहीं कह सकते कि रिस्क, या उनको आइडिया हो रहा है कि आई एम समहाउ कनेक्टेड टू द फील्ड एक्चुअली। तो बेसिकली यही पॉइंट जो ना मैं इसलिए रेज़ किया है कि हमारे ज़हनों में ये भी होता है कि हम नए हैं, तो हमें पता नहीं एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब एंटरटेन ये करते हैं, लेकिन उस सूरत में करते हैं जब ये देखते हैं कि अगला बंदा वाक़ई ही चीज़ों को सेंसिबली जानता है, उसका नॉलेज है, उसको थ्योरी का कम से कम पता है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पता है कि मार्केट में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम इसके साथ काम करके कहीं फँस नहीं रहे, बल्कि वी आर हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है, वी आर बिकमिंग मे बी अ बिजनेस पार्टनर इन कमिंग टाइम। तो वो फिर एक आपको कम से कम एंट्री का चांस दे देते हैं, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज मार्केट में अगर हम जाएं, तो उसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। मतलब उसमें हम अपने लिए बहुत ट्रबल्स खड़ी खड़ी करते हैं। और ये मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस से भी, 2-3 हमें हार्ड किस्म की रिजेक्शन आ जाए ना, तो हम साइकोलॉजिकली हिल जाते हैं।
कि पता नहीं क्या हो गया ना, मैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप डिमोटिवेट ना हो, बल्कि अपनी फेलियर को रिकॉग्नाइज़ करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्यों मुझे इतना खरा या इतना तीखा जवाब मिला है, कहाँ पे कोई गलती हुई है। हालाँकि नॉर्मली तो लोग अच्छे हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब ये ऑफेंड हो जाते हैं किसी चीज़ से तो उसको फौरी रिएक्ट भी करते हैं उसी तरह से। तो चलें, थैंक यू जुवेरिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो या वेलकम। जी हसन भाई, आपके इस बारे में कोई रिमार्क्स हैं? थैंक यू। मैं मैडम जवेरिया से मेरा इस सवाल था, वो चूंकि अब आपने कहा था आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, लेकिन फिर वो बात पुरानी हो जाएगी, भूल ना जाऊं, इस वजह से मैंने अभी पूछ लिया। मैं ये चाह रहा था कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, तो क्या ये अपनी बिजनेस सीक्रेट डिस्क्लोज किए बगैर बस कुछ बता सकती हैं थोड़ा सा, कि क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्क्रैप पे काम करने में, इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, कैसे कोई एंट्री कर सकता है और कैसे कोई पाकिस्तान के साथ डीलिंग हो सकती है, ब्रीफली थोड़ा सा बता दें काइंडली। जुवेरिया, इसके आप लिए इस पे सोच लें और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको ना ले लेते हैं। अच्छा, 2 चले ठीक। क्वेश्चन हैं आप हसन भाई के, ठीक है? थैंक तो यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो हर्डल्स मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हमने फेस की, उनको ओवरकम किया और उनको अब लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं चीज़ों को कि ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों आती हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल स्टार्टअप्स के ऊपर। आईटी के हमारे साथ बहुत लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, माशाल्लाह बहुत सारे आईटी के बंदे हैं और वो अपना काम करना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या आ सकती हैं और वो कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? इस हवाले से सुहेल भाई आपकी एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए, ओपिनियन चाहिए। आपने माशाल्लाह इंटरनेशनली भी कंपनीज़ के साथ काम किया है, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे हम लैग बिहाइंड करते हैं और कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक तो जी, एहसन जी, साहब भाई, वालेकुम। आपने सवाल किया था तो आप फराज भाई से मेरा जो भी डिटेल है वो ले लीजिएगा। अब आते हैं हम देखिए, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री से ना मैं बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं हूँ इतने एक सालों के एक्सपीरियंस के बाद ना। और हमें ना देखें, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि इंडिया जो ना हाई लेवल चीज़ें कर रहा है। खैर वो डिस्कशन, ये तो आईटी के डिस्कशन में मैं कहीं और चला गया हूँ। लेकिन ऑन बताऊं अगर मैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ये है कि पाकिस्तान अभी बहुत ही लोअर लेवल पर आईटी का काम कर रहा है। यानी कि देखिए, आईटी का होता क्या है, एक होती है आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, जो कि पूरे स्ट्रक्चर बनाती है बड़े बड़े सिस्टम्स के, और फिर उसके बाद उसकी मॉडलिंग होती है, वो भी थोड़ा सा सेकंड ग्रेड हो गया। सबसे आखिरी ग्रेड होता है, जो आप अगर कंस्ट्रक्शन की जबान में कहें तो लेबर वर्क, जो मजदूर नहीं करते, ब्लॉक लगाते हैं, हम वो कोडिंग का काम करते हैं। कोडिंग मतलब समझ लें आप लेबर वर्क है, बिल्कुल आखिरी ग्रेड होता है। तो इसका सबसे कम पैसा बनता है, इसीलिए हम सबसे कम पैसा कमाते हैं। $2-3 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री है कोई। और फिर ऊपर से हमारे आईटी इंडस्ट्री में जिस तरह के लोग जो चला रहे हैं वो भी माशाल्लाह ही है, बस घूमने फिरने में लगे हैं, लेकिन डिलीवरी में नहीं है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, जो आपने सवाल किया कि हमें चैलेंजेस क्या होते हैं, जो आपने आपने भी यही बात कही और मैंने भी इसी से बात की था। देखें, लोगों को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वैल्यूज क्या होती हैं। आप जब तक अपने बिजनेस को, इवन अपने आप को एज ए ब्रांड नहीं बनाएंगे, तब तक नो बडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू। आप एम्प्लॉय क्या होता है, एक एम्प्लॉयर जो भी, हर इंसान एक प्रोडक्ट है। हर इंसान, हम कुछ ना कुछ वैल्यूज देते हैं तो हमें उसके बदले कुछ मिलता है। अगर आप अपनी वैल्यूज को ब्रांड बनाते हैं, एज ए शख्सियत बात कर रहा हूं, एज ए एम्प्लॉय बात कर रहा हूं, या एज ए जो भी इंडिविजुअल इंसान, हम अगर अपने आप को एज ए ब्रांड बनाएं तो फिर हमारी बात की एक वर्थ आती है, लोग सुनना चाहते हैं, फिर उन पे ट्रस्ट आता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू, जो फराज भाई ने कहा, पैसा है, तो हमारी चाहे इज्जत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह पैसा आ जाए, तो ये तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल है। तो ये बहुत बड़ी एक पिछले हमारे पाकिस्तान की जो एक हमारी 200-300 साल की तारीख है कि हमें गुलामी से चलते आ रहे हैं, और हमने गुलामी को ही कैरी फॉरवर्ड किया है। पहले अंग्रेजों के फौज की गुलामी थी, और अब आपको पता है कि किसकी है। तो यही हमने गुलामी के ही फेज ट्रांजिशन हुई है, हम एज ए इंसान आजाद नहीं हुए। ये वजह है जिसकी बिना पे हम
हमारे यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को बेसिकली अखलाकियात कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होती है कि आपकी जिंदगी में क्या वो चीज है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो इसी तरीके से हम हालांकि मुसलमान हैं, हमें हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज तो हमारी अपनी यानी कि जो वो चीज होनी चाहिए जो आखिरत की जिंदगी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन देख लें आप, हम लोग उसको तो सोचते भी नहीं है, और बस इसी पैसे को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बना दिया। तो पैसा हमारी अखलाकियात है, हमारी इज्जत जाए कुछ भी जाए, पैसा ना जाए, बस पैसा आ जाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। तो ये कि हम जो हमारे यहाँ किसी भी फील्ड में जो करता धरता है, वो सिर्फ इंजॉयमेंट कर रहे हैं और डिलीवरी नहीं कर रहे। ना कोर्स, हमारे हमारे यहाँ जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो भी इतना, मतलब बहुत टाइम लगता है उनको सिखाने में, समझाने में कि बेटा क्या होता है। तो ये नहीं है कि सबके सब, मैं सारी इंस्टीट्यूशंस को नहीं कहूंगा, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि वो जो कोर्स स्ट्रक्चर है। अब हमें फ्यूचर सोचना चाहिए ना जी। अभी जैसे ऐसा साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ज्यादातर वर्डप्रेस वगैरह हो रहा है, बिल्कुल होता है यहाँ पर। वर्डप्रेस ये तो कोई वर्थ ही नहीं है, तो 15-20 साल पहले पुरानी चीज है। तो अब हमें फ्यूचर सोचना चाहिए। जो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, इस तरफ जाना चाहिए और इस तरफ ही सोचना चाहिए। जिस पर मैंने कहा था कि जब हमारी बातों में मैच्योरिटी आएगी तो कुछ आइडियाज हैं जिस पर हम बात करेंगे, बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है। आप शायद म्यूट हैं फराज। अच्छा सुहेल भाई, अब आवाज आ रही होगी। यहाँ पे माशाल्लाह ना बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्टीज के हमारे भाई और बहनें हैं यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्लाउड कंप्यूटेशन वगैरह, इसमें बहुत सारी इनकी अच्छी एक्सपर्टीज हैं, पीएचडीज की हुई हैं यहाँ पे ना। और अब मास्टर्स हैं या पीएचडीज हैं और अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर भी है। और वो अब जो ना करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हैं इस तरह। तो उनके लिए कैसे आसानी हो सकती है कि वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकें, और उसके लिए पाकिस्तान में किस किस्म की एक्सपर्टीज अवेलेबल है? आप तो चले कराची में है, कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा एडवांस भी वही है। तो इस हवाले से सुहेल भाई, आपको आवाज आ रही है? इस हवाले से थोड़ा सा आप गाइडलाइन दें कि यहाँ पे जो लोग इन एक्सपर्टीज के सॉरी, साथ मैं मौजूद म्यूट हैं। था, मैं बोल रहा था, मैं म्यूट था। अच्छा अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहला तो ये कि एक पार्टनर हो पाकिस्तान में जो डिलीवरी करना जानता हो, जिसके बाद जो काम करना जानता हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके पास हूँ, ठीक है। जो हम बात करते हैं क्लाइंट साइड की, क्लाइंट साइड पे देखें हम, अगर आप डोर टू डोर जाएंगे आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि आप उन छोटी, आप सेल्स नेविगेटर की सब्सक्रिप्शन लें, लिंक्डइन की सेल्स नेविगेटर सब्सक्रिप्शन लें, जर्मनी की आप उसमें लिस्ट निकालें, माइक्रो कंपनीज आईटी की, और उनके मालिकान से मिलें, उनको अपना लिंक्डइन ड्रॉप कीजिए और उनको बताएं कि जी हमारे पास टीम है और आपके पास जो है हम आपके साथ कोई पार्टनरिंग मॉडल में काम करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, हमें पैसा कम मिलता है लेकिन हमें फ्लुएंसी मिलती है, हमें काम में एक ना चाल आ जाती है कि ना वो रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काम होता है, वो गोरे ही होते हैं, तो उनके साथ हमें बिजनेस मिल जाता है। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट मेरी नजर में ये होना चाहिए कि जिसमें हम उनको बताएं कि जी हमने, हमारे पास पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं और हम चाहते हैं आपके पास, आपके साथ काम करना, एक मौका दीजिए हमें। तो इस तरीके से थोड़ा शुरू में हमें कुछ ना कुछ ऐसी बिल्कुल लोअर स्टेज पे जाके उनके साथ काम करना पड़ेगा। एक बार उनसे हमारे बन जाती रिलेशनशिप तो फिर हमारी सर्विस अच्छी हुई तो फिर वहां से वो फुलवाना शुरू होगा। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी है कि आप डायरेक्ट बिजनेस हासिल करें, डायरेक्ट कंपनी का बिजनेस हासिल करें, वो मुश्किल स्ट्रेटेजी है, वो इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरा पॉइंट है जिसमें ऑलरेडी ये बंदा आईटी का सेटअप कर रहा है लेकिन वो माइक्रो कंपनी रखता है, 4-5-10 मैक्सिमम लोग हैं, माइक्रो कंपनी होती है जो अंडर 10 रिसोर्सेज होती हैं,
तो वो उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो अगर आप उन लोगों से 5-6 लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, वो आपको चीजें बिजनेस देना शुरू करेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चंस भी आ रही हैं और मैं बस आखिरी जो पॉइंट है ना हमारा अमेज़न बिजनेस का भी, वो भी इसी के साथ इंटरलिंक है, चीजें सारी इंटरलिंक है। इससे सारों को ना मैंने आज इकट्ठा सेशन में रखा हुआ है। जैसे ये अभी आपने बात की ना, माइक्रो लेवल से शुरू करें और उसको फिर आगे बढ़ाएं। शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं हम जा सकते, हमारी इनकम कम होगी। तो ये बेसिकली हर फील्ड के अंदर ये पॉइंट्स वैलिड है। जैसे हम अमेज़न होलसेल पे देखते हैं, ड्रॉप शिपिंग पे देखते हैं, लोगों के यही कंसर्न्स हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही, हमें सप्लायर नहीं मिल रहे। तो समझने की बात ये है कि देखिए, अगर हम ऐसी सूरत-ए-हाल में मार्केट में जाते हैं ना एज़ अ बिगिनर, तो हमारी ज़ीरो हिस्ट्री है, हमारी ज़ीरो वैल्यू है, हमारा कोई रोल नहीं है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें कोई भी शुरू में अच्छी चीज़ नहीं देगा या प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम पे नहीं लेकर जाएगा। और ना हमें इजीली अकोमोडेट करेगा। तो हमने ऐसे सप्लायर्स या ऐसे पार्टनर्स ढूंढने हैं जो खुद भी अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, या जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स देंगे जो अभी न्यू इन मार्केट है या इतनी हाई प्रॉफिट टिकट्स नहीं है, क्योंकि वो भी टेस्ट करना चाहते हैं कि हाउ गुड वी आर एज अ पार्टनर। और वो हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हम कितना सस्टेन कर सकते हैं चीज़ों को, हम कितना लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, या हम शॉर्ट साइटेड तो नहीं है कि हम बस आए हैं फौरी उनके साथ जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले ली, जो बुरी चीज़ें हैं वो वापस कर दी, और हम उनके लिए पार्टनर कोई अच्छे पार्टनर नहीं साबित होंगे लॉन्ग रन में। तो ये चीज़ें वो सारी टेस्ट करते हैं शुरू के अंदर। आपको कोई भी सप्लायर मिलता है, आपको कोई भी कंपनी एंगेज करती है प्रोजेक्ट के अंदर, या अमेज़न होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में आपको परमिशन देती है अपनी प्रोडक्ट सेल करने की, तो चाहे आप ब्रेक इवन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी हिस्ट्री को डेवलप करें, आप अपने कस्टमर रिलेशनशिप को डेवलप करें, यही वो चीज़ होगी जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी। और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू के 1 साल के अंदर तो काउंट ही ना करें प्रॉफिटेबिलिटी को। ये आपने शुरू में सोचना है कि मैंने जो अर्ली पीरियड है 1-2 साल का, उसको कैसे सस्टेन करना है, और जब आप वो पीरियड सस्टेन करेंगे तो आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी वो लोग खुद प्रॉफिटेबिलिटी देनी शुरू करेंगे, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हैं कि यू आर अ गुड पार्टनर फॉर देम, यू आर क्रिएटिंग गुड वैल्यू फॉर देम। और ये वो चीज़ है जहाँ पे हम शुरू में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि डे 1 से प्रॉफिट आए, फर्स्ट मंथ हो गया है, पैसे क्यों नहीं आ रहे, 6 महीने या साल हो गया है, हमने कमाया तो कुछ भी नहीं, मेहनत करी जा रहे हैं बस। तो मेहनत वो है, ये हम सीड सोइंग कर रहे हैं। मतलब जो फार्मर है, आप देखें कि उसको एकदम से फसल नहीं मिल रही, वो सीड सोइंग करता है, मेहनत करता है, ख्याल करता है, स्प्रे करता है, फर्टिलाइजर्स देता है, दिन रात मेहनत करता है, और फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको फसल मिलनी शुरू होती है, उसको वो खेत उसका मिलना शुरू होता है। तो ये चीज़ बिजनेस के अंदर भी है कि हमने पहले टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है, लेकिन ये हमने एनालिसिस करना है कि हम सही डिगर के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। हमें कोई लोग अकोमोडेट कर रहे हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, चाहे वो लेस प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप्स हैं, लेकिन लोग हमें अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि हम सही ट्रैक के ऊपर हैं। अगर हमें शुरू में रिजेक्शंस ही मिल रही हैं, तो हमने देखना है कि हम रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, हम अपने स्किल सेट में लैग बिहाइंड कर रहे हैं, माइंडसेट में लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें ओवरकम कर लेंगे हम, तो फिर हमें जो चीज़ें हैं रिप्लाई या रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो गए। जैसे जोवेरिया ने कहा, इन्होंने चीज़ें सीखी, इन्होंने एक माइंडसेट को डेवलप किया, उनके लेवल पे आ गई, प्रोफेशनल लेवल पे आ गई, और अब इन्हें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो रिस्पॉन्स मिलना आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गए, और अब आप इसके ऊपर गाड़ी को तेज भगा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें केटर करनी है, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बेसिकली बहुत ज़रूरी है, स्किल सेट की सूरत में, माइंडसेट की सूरत में, नॉलेज की सूरत में, कम्युनिकेशन की सूरत में, और वैल्यू क्रिएशन की सूरत में। और फिर हमें जो ना इसके फल मिलना शुरू होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आज का जो सेशन था उसकी मोटी-मोटी बातें ये थी। सुहेल भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आप आ जाएंगे। मैं फराज भाई, इम्तियाज हुसैन साहब ने चैट पे एक मैसेज किया हुआ है, तो मैं उसको आंसर करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि आपने जो कहा ना लेबर वर्क है, तो इस पे आप क्या सजेशन या जी, क्या। अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। एहसन भाई के भी 2 सवाल आ चुके हैं, इम्तियाज का भी क्वेश्चन आ गया, तो अब आप दोनों क्वेश्चन को अब आप वन बाय वन आंसर करते हैं।
ठीक है। तो इम्तियाज साहब का इम्तियाज साहब देखें, दुनिया समझें, ये जो कोडिंग है ना, ये तो बहुत ही अर्ली, मतलब बहुत ही लोअर स्टेज का काम होता है। जो हाई लेवल काम होता है जी, एक तो होती है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, और उससे ऊपर की चीज होती है इकोसिस्टम डिजाइनिंग। जब हम कोई इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम का कोई पार्ट बनते हैं, वो हाई लेवल काम है, जो अब पूरी डिजिटलाइजेशन होती है। अब आप देखिए ना, ये क्या किया इन्होंने, फेसबुक ने, गूगल ने, ये इकोसिस्टम इन्होंने पूरा डिजिटल इंडस्ट्री के बना दिए। आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी, पूरी आपकी बिहेवियर, आपकी पूरी हर चीज फेसबुक को पता है, गूगल को पता है, शेयर हो रही है। इसी तरीके से आप डिजिटल बैंकिंग में आ जाएं, डिजिटल बैंकिंग में जो आप ट्रांजेक्शन, ये वॉलेट्स बन रहे हैं, चीजें, ये क्या इकोसिस्टम है। आप जितना इकोसिस्टम बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना, उतना फायदा। छोटा सा परसेंटेज आपने लिया एक ट्रांजेक्शन पे, जी मेरा 0.5%, 0.25% मेरा परसेंटेज है। आप जब इस तरह की चीजों पर आप आएंगे, तब हम बढ़ेंगे आगे। पढ़ना तो जी हमारा ये मजदूरी वाले काम है, हम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, करते रहेंगे और आगे भी, और थोड़ा बहुत कमा भी लेंगे। लेकिन जी ये फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है इकोसिस्टम्स का, जो पूरा बिजनेस मैनिपुलेट करते हैं। और इस पर मैंने खैर बहुत ही रिसर्च की है। ये जो दुनिया है ना, इकोसिस्टम्स, ये जो आप क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये देखते ही वो है उस प्रोडक्ट को देखते हैं जिसमें इकोसिस्टम बने हुए होते हैं, वो इस पर आके आपके पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, और आप सामने रहते हैं लेकिन पीछे ये होता है। तो इस पे मैं खैर बहुत डिटेल में मैंने कुछ काम भी किया हुआ है, वो कभी होगा तो हम शेयर करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जी कोडिंग ठीक है एक बेसिक लेवल, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे या जो हाई लेवल्स हैं या जो सीनियर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह के सॉल्यूशंस पे काम करें, जिसके जरिए से हम कुछ ऐसा मॉडल्स खड़े करें अपने यहाँ पर, जो हमें फिर फ्यूचर हमारा इस पाकिस्तान का, हमारी नस्लों का खड़ा करे। तो ये है। अच्छा, और दूसरा कोई सवाल है? क्वेश्चन एहसन भाई का क्वेश्चन था, वो उन्होंने शुरू में किया था कि आपकी क्या एक्सपर्टीज हैं, और एहसन भाई आप दोबारा भी रिपीट कर दें, क्वेश्चन में कोई ऐड करनी है चीज, वो भी आप बता दें। क्वेश्चन आपने, थैंक यू, क्वेश्चन आपने पूछ लिया सोहेल भाई से। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम किन किन फील्ड्स पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो उनको मालूम है कि वो क्या क्या रिसोर्सेज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि लेटली मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं टर्न की, हमारी कंपनी को कोई टर्न की सोल्यूशंस प्रोवाइडर चाहिए था पूरे एम्बेडेड सिस्टम्स का। तो इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। मैं सैनाइजर में काम करता हूँ, और में बहुत उठा देती ना, चेक लग जाता पूरी कंपनी को, लेकिन जो भी पाकिस्तान में होती, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड एनीवन। देखिए मेरा जो डोमेन है वो आईटी है। अब मैं पिछले कुछ सालों से कंसल्टिंग मोड में चला गया। अब मैं कंपनीज को, पाकिस्तान की और बाहर की कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ। अब मैं कोर जो से हट गया हूँ। तो मैं और आपके साथ बैठ के हम जो काम कर सकते हैं, एक तो कंसल्टिंग सर्विसेज मैं आपको बता सकता हूँ। कंसल्टिंग सर्विस आपको तो खैर नहीं दूंगा, आपको तो पूरा सोल्यूशन दूंगा। तो जिन जिन से मैं एसोसिएटेड हूँ, एक डोमेन है हमारा, वो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के हवाले से कुछ भी सॉल्यूशंस हो, उस पर हम आपको रेडी है, जहां भी चाहे पेमेंट्स के जो भी सॉल्यूशन चाहिए डिजिटल पेमेंट्स के, तो उस पर हम मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बाकी ये तो है ही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये तो है ही। लेकिन अगर आप क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस, इस तरफ आप जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स का बहुत ही हाई लेवल सॉल्यूशंस पे आप जाना चाहते हैं, तो उस तरफ में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। हम कुछ नादरा के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इन चीजों पर मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझसे शेयर कर लिए, आईटी की कुछ भी रिक्वायरमेंट हो। मैं अभी डिफरेंट कंपनीज के साथ ऑलरेडी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मेरे पैनल पर हैं, तो मैं आपकी बहुत आराम से उन सब चीजों की मॉडलिंग कर सकता हूँ। और अगर एज ए मैं खुद कंसल्टेंट काम करूंगा तो मैं उसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके फिर काम करा दूंगा आपका। तो वो इस तरीके से मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, वो हम ऑफलाइन कोऑर्डिनेट कर लेंगे, थैंक यू। और बस मैं एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा था। एक तो ये कि जो बात चल रही थी कि लेबर वर्क की, आई टोटली एग्री विद सोहेल भाई। मैं खुद डेवलपर हूँ, लेकिन एक एक वैसी बात है, एक मजदूर होता है जो हम घर बनाते हैं, फिर ठेकेदार आता है, फिर आर्किटेक्ट होता है। तो अब हम खुद देख लें किसको फायर करना आसान है हमारे लिए। एक मजदूर को फायर करना बहुत आसान है, ठेकेदार को चेंज करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, और आर्किटेक्ट हमें होता है ये तो पूरा घर उखाड़ना पड़ जाएगा।
उसने सारा डिजाइन किया है, तो दैट्स हाउ जितना आप हाई लेवल पे जाते जाते हैं, इवन कि अगर जर्मनी में फ्लैट हायरार्कीज होती हैं, सैलरी सिमिलर ही हो, लेकिन स्टिल आपकी इम्पोर्टेंस एक अलग होती है। और ये हम सब ने विटनेस किया था कोरोना के टाइम पे कि हु वाज मोर लाइकली टू गेट फायर्ड, उसमें अंदाजा हो जाता है। और इसके अलावा कि जितने लोग जैसे फराज भाई ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक और मॉडल वो लोग देख सकते हैं, वो ये है कि बजाय, इट्स जस्ट एन आइडिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट्स लें फिर पाकिस्तान से करवाएं, फिर उसको मॉनिटर करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, विच माइट बी डिफिकल्ट टू डू ड्यूरिंग देयर रेगुलर जॉब्स। स्टार्टअप में तो ऑफ कोर्स नोबडी लाइक्स टू गिव अप देयर जॉब्स स्टार्टिंग में, बिजनेस का स्टार्ट हो। तो आई थिंक वी शुड आल्सो लुक टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रोडक्ट बनवाएं, पहले आराम से आइडिया लें, देखें क्या चीज हम बेच सकते हैं, प्रोडक्ट बनवाएं। और जैसे फॉर एग्जांपल गूगल प्ले पे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो खेलते रहते हैं, वो एक प्रोडक्ट है, हम उसको यूज करते हैं, एंड इट्स जनरेटिव। आप बैठे होंगे, इवन इफ यू आर ऑन हॉलीडेज, यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, people are still purchasing your product and you are earning indirectly. So I think फराज भाई का भी यही है, वो इसी मॉडल की तरफ लेके जाना चाहते हैं हमें। if we go towards e-commerce, तो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बनाने की तरफ देख सकते हैं। तो जस्ट एन आइडिया विच आई वांटेड टू शेयर, और मैं इसी तरफ काम करता हूँ और कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा ये आपने ना बहुत अच्छा आंसर किया है इम्तियाज का जो क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज ब्रीफली एनलाइटन अबाउट द पाथवे टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम। तो उसमें एक अपनी प्रोडक्ट की तरफ ही हम जा सकते हैं। वो भी आपका इकोसिस्टम है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपको पूरी एक कमांड भी दे रही है, आपको मतलब आगे भी लेके ग्रोथ की तरफ भी लेके जा रही है। तो भाई इस पे आप कोई ऐड करना चाहेंगे कि पाथवे टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम में क्या चीजें मैटर करती हैं इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप इकोसिस्टम से मुराद क्या होती है कि पूरा एंड टू एंड इको, अब जो मैं कहता हूँ ना, एक ट्रांजेक्शन, कोई भी डेटा का एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना, उसमें आप क्या काम कर सकते हैं, ये है पूरा इकोसिस्टम। या एंड टू एंड एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंच जाना। अब ट्रांजेक्शन की बात करें तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, अगर आप देखें, अगर आप मास्टर वीजा की से आप लोगों के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि कितने चैनल से वो ट्रांजेक्शन राउट होती हुई वो ये चीज हो जाती है, और उसमें कितने लोगों ने पैसा बनाया होता है। तो ये चीज है जिस पर मैं चाहता हूँ कि काम करूं। और ये आनंद जोसेफ साहब भी हैं, वो कुछ कह रहे हैं वेबसाइट और ये चलते हैं। मैंने बताया मैं कंसल्टेंट के ऐसे काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। तो मैं अपनी प्रोफाइल फराज भाई मेरी शेयर कर देंगे, तो आप वो देख लीजिएगा लिंक्डइन की, तो आपको उसमें सब चीजें मिल जाएंगी। आप बेशक लिंक चैट में शेयर कर दें, सबके साथ आ जाएगा लिंक आपका ना, तो फिर हम एक्स्ट्रा भी हम कर देंगे बाद में भी। अच्छा, अभी एहसन भाई का एक कोर्स हुआ था जवेरिया से, तो जवेरिया आप आंसर करेंगे उनके क्वेश्चन का कि कैसे आपने इजीली जो है ना इस सब को मतलब एंट्रेंस आपको मिली, या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई उसमें? जी, मेरे ख्याल से उन्होंने जो पूछा था वो प्रोसीजर पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से हम पहुंचे हैं कस्टमर तक। तो ये कि पहले इसके बारे में स्क्रैप के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज हैं जो आपको क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो बॉर्डर्स लिंक्ड होते हैं, इसके साथ कस्टम्स लिंक्ड होते हैं। तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी पहले से करनी होती है कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या चीज़ अलाउ है करना, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से कोई आपको परमिशंस तो नहीं चाहिए, कौन सी कंट्री में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी कंट्री से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी परमिशंस के बारे में, उसके बॉर्डर परमिशंस के बारे में पता होना चाहिए, वरना ये कि आपका हो सकता है कि मटेरियल लोड हो जाए और उसके बाद फिर आप स्टक हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसकी एक रिसर्च होनी चाहिए। और सेकंड ये कि फिर आपने एक लिस्ट बनाई हुई हो अपने क्लाइंट्स की कि जिनको आपको अप्रोच करना है, फिर उनके हिसाब से आपने प्रिपरेशन की हुई हो थोड़ी सी कि वो क्या चीज़ सेल करते हैं या क्या चीज़ परचेज करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि हम दूसरा तभी इंटरेस्टेड होगा जब आप उसकी नीड के बारे में बात करेंगे, जब उनके बिजनेस रिलेटेड डायरेक्टली जो चीज़ जो उनका एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो फिर ही कोई इंटरेस्ट लेगा।
तो जिससे भी आप बात कर रहे हो उसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम अप्रोच करते हैं और उसके बाद इससे आगे मैं अभी तक बढ़ी नहीं हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आगे कंप्लीट एक दफा प्रोसेस हो जाए मेरा, तो फिर मैं इंशाल्लाह और ज्यादा नॉलेज शेयर कर सकूंगी। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, स्क्रैप का या कोई भी, बेसिकली अब हमने ये देखना है कि पहले अगर मेरे मेरे फैमिली बिजनेस भी अगर मेरा स्क्रैप का, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारा पाकिस्तान में स्क्रैप का काम है और अब हम खुद से यहाँ से खरीदना चाहते हैं। तो पहले आप जो ना सिर्फ इम्पोर्टर थे, आपका एक्सपोर्टर जो था वो यहाँ की लोकल कंपनी थी। अब आप चाहते हैं कि आप एक्सपोर्टर भी खुद बने, तो आपको इन सारी रूल्स एंड रेगुलेशन से गो थ्रू होना है, जो कस्टम्स की हैं, जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की हैं, फिर इसी तरह प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर आपको अबूर होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज एन एक्सपोर्टर बढ़ जाएगी। अब आप पहले तो आप सिर्फ एक एंड के ऊपर थे, वो एंड तो आपके पेरेंट्स ने या आपकी जो कंपनी पाकिस्तान में उन्होंने संभाली है। अब आप यूरोपियन एंड के ऊपर भी जाना चाह रहे हैं, तो आपको यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर कमांड होनी चाहिए और उसका नॉलेज ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अब आप जब कंटेनर बुक करेंगे तो वो कंटेनर वापसी तक आपकी जिम्मेदारी है, और अगर वो किसी वजह से कहीं पे स्टक हो जाता है तो शिपिंग कंपनी आपको उसका कसूरवार ठहराएगी या रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी, और आपसे वो पैसे मांगेगी कि आप हमें इतना डैमेज दें, इतनी डिटेंशन दें। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप एक एज बीइंग एन एक्सपोर्टर अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करें, फिर आप इस बिजनेस को प्रॉपरली लेके चल सकेंगे। वरना तो जंप इन करना तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं होती, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस सारे को समझना, असल चैलेंजेस वहां पे आते हैं। अच्छा, आई होप मैंने आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन का, एहसन भाई। जी थैंक यू। ऑफ कोर्स, तो जितना आप दे सकती हैं अपनी अपनी सीक्रेट्स डिस्क्लोज के बगैर, ऑफ कोर्स। थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू। अच्छा, फैसल ने मैंने क्वेश्चन अपनी प्रोफाइल शेयर कर दिया चैट पे। जी जी, थैंक यू सुहेल भाई। तो सुहेल भाई की प्रोफाइल शेयर्ड है, तो आप वहाँ पे आप सब देख सकते हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं। एहसन भाई भी, उन्होंने भी कहा था। तो मकसद यही है हमारा कि जितना हम नेटवर्क कर सकते हैं, लाइक माइंडेड एक दूसरे के साथ बैठेंगे, आइडियाज डिस्कस करेंगे, उतना ही हमारे लिए इजी होगा चीज़ों को प्रोसीड करना भी। अब मेरी फील्ड टेक्निकल नहीं है, आईटी का मैं बंदा नहीं हूँ, मैं उस पर आपको बिल्कुल गाइडेंस नहीं दे सकता, इसलिए हम उसके एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं। इसी तरह जो जो हमें फील्ड्स मिलती जाएंगी हम उस पर काम करते जाएंगे। तो एज एन एक्सपोर्टर टू पाकिस्तान, व्हाट अबाउट एलसी एंड डॉलर्स, व्हाट अबाउट पोर्ट क्लियरेंस। अच्छा, अब जो ना स्क्रैप का बिजनेस जिस लेवल पे मतलब हम लोग करते हैं, हमें एलसीज की जरूरत नहीं पड़ती। एलसीज एक्सपेंसिव हैं। हमें पता होता है कि हम किन को सेल कर रहे हैं। जैसे हमारी अपनी कंपनी है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो हमें उनसे एलसी की डिमांड नहीं चाहिए, ठीक है। तो एलसी के ऊपर अब बहुत कम काम हो रहा है। ज़्यादातर लोग अब डायरेक्टली काम कर रहे हैं कि आपके पेपर्स जाएंगे बैंक के अंदर और आपको क्लियरेंस दे देंगे, पैसे आप दे देंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। स्क्रैप का बहुत ज़्यादा काम एडवांस पेमेंट्स के ऊपर चल रहा है, क्योंकि कंपनीज जो हैं, स्पेशली जो नए बायर्स हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल रज़ाई नहीं करती। वो उनसे डिमांड करते हैं कि 100% एडवांस पेमेंट देंगे तो हम आपका मटेरियल लोड करेंगे, और उसके बगैर काम नहीं होता। तो ये चीज़ें हमने अब देखनी है कि अब ऐसी एक पुरानी चीज़ होती जा रही है, ऐसी बहुत लिमिटेड हो चुकी हुई है। और जो फॉरेन करेंसी है वो डेफिनेटली हमने उसको मैनेज करना है। अगर डॉलर्स में हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, हमें डॉलर्स पर देने हैं। अगर यूरोस में कर रहे हैं तो हमें यूरोस में देना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान से आ रहा है ना, वो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का आ रहा है। अच्छा, अब मैं बीइंग एन एक्सपोर्टर फ्रॉम जर्मनी, मेरे लिए मुझे ये चीज़ मैटर नहीं करती पाकिस्तान में यूरो 310 का है, कल को यूरो 300 का हो जाए या परसों यूरो 320 का हो जाए। मुझे मैटर क्या कर रहा है कि मैंने आपके साथ प्राइस फिक्स की है, 500 यूरो पर टन है, तो वो 500 ही रहनी है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि फौरन लोग कहते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझें। मतलब बीइंग जर्मन या यूरोपियन एक्सपोर्टर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरी बाइंग यूरोस में हो रही है, मैंने सेलिंग यूरोस में करनी है, मेरे एक्सपेंसेस यूरोस में हो रहे हैं, तो मेरे एक्सपेंसेस में कहीं पे कमी नहीं आ रही। कि अगर पाकिस्तान में यूरो 320 का हो गया तो इसका डजंट मीन फॉर मी कि मैं अपनी प्राइस को 500 से 480 पे दे आऊँ। मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं कि हमने इन हर्डल्स को ओवरकम करना है। तो अपने पाकिस्तान के एंड के ऊपर ओवरकम करना है। हम यूरोपियन सप्लायर से ये चीज डिमांड नहीं कर सकते कि जी पाकिस्तान में ओवरहेड चार्जेस ज्यादा हो गए हैं तो आप 20-30 डॉलर या 20-30 यूरोस पर टन कम कर दें। भाई ये अकोमोडेटिंग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है,
चाइनीज मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो हमें वो चीजें देनी बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बार बार तंग करते हैं। तो इनकी बजाय हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे लोगों का माइंडसेट बेहतर है, जहाँ पे हमें ये चैलेंजेस नहीं आ रहे, तो वो स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम आता है हमें पाकिस्तान के साथ काम करते हुए, इंस्टेबिलिटी का और करेंसी फ्लक्चुएशन का। अच्छा, स्क्रैप बिजनेस में देखिए गूगल बेस्ट है ना, मतलब आपको पता है आप स्क्रैप में क्या चीज करना चाहते हैं, आप मोटर्स का करना चाहते हैं, कंप्रेसर्स का करना चाहते हैं, आप वायर्स का करना चाहते हैं, कॉपर का, एल्यूमिनियम का करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में देखें। ठीक है, मैंने कई पोस्ट की हुई है कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो मतलब उमवेब बिहोर्डे का जर्मनी में सोल का डिपार्टमेंट है, कस्टम्स का, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उमवेब बिहोर्डे का, इन्होंने अपनी लिस्ट डाउन की हुई है कि क्या चीजें आपने देखनी है। हर स्क्रैप का अपना एक रूल्स है, अपनी एक रेगुलेशन है। जैसे मैं अब प्लास्टिक में कर रहा हूँ, प्लास्टिक में LDPE इसकी डिफरेंट है, HDPE की डिफरेंट है, ABS की डिफरेंट है। इसी तरह कंप्रेसर स्क्रैप की बात करें तो वो डिफरेंट है, वायर्स की बात करें, कॉपर की बात करें, तो हर चीज की रूल एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। तो ये हम कहते हैं कि नॉलेज जो है ना आपका, आपने खुद गेन करना है। ठीक है, जैसे अब जुएरिया ने मुझसे ट्रेनिंग ली, मैंने इन्हें जो स्क्रैप का था ना, प्लास्टिक स्क्रैप का था, वो तो A to Z इनको सारा मेथड सिखा दिए कि कैसे ये डिग इन कर सकती हैं चीज़ों को। लेकिन जो मेटल है उसकी ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी, खुद डिग इन करनी पड़ेंगी। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको उसमें अकोमोडेट करूँ, ज़ाहिर बात है वो फिर मैं आपसे जो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ उसके मैं कुछ चार्जेस लेके आपको उसके उसमें अकोमोडेट कर दूंगा। लेकिन अदर देन मी आप इजीली गूगल के ऊपर जाके, इजीली आप कस्टम की वेबसाइट पे जाके, इजीली आप इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चीजों को ढूंढ सकते हैं। ठीक, जो मार्जिन है ना जी वो बहुत डिफर करते हैं। मार्जिन डिपेंड करता है कि आप किससे बाय कर रहे हैं। आप एक्सपोर्टर से बाय करेंगे आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आप लोकल कलेक्टर से बाय करेंगे आपका मार्जिन कुछ बढ़ जाएगा। आप अगर कलेक्टर बन जाएंगे आपका मार्जिन डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपकी एफर्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, आपकी भागदौड़ ज्यादा होगी। तो ये आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी भागदौड़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं अब कलेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडर हूँ। मेरा मार्जिन एक लिमिटेशन के अंदर है क्योंकि वो कलेक्टर जो है उसने अपने मार्जिन को देखना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है, उसके ओवरहेड चार्जेस ज्यादा है, तो मैं उससे डिमांड नहीं कर सकता कि वो अपने प्रॉफिट को कम करे और मुझे ज्यादा दे। तो ये चीजें हमने देखनी होती है कि हम किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। और जैसे मैं नेक्स्ट टारगेट कर रहा हूँ कि मैं कलेक्शन भी शुरू करूँ, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो मेरा मार्जिन डबल से भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर मेरा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो है हमेशा आपका रिस्क के साथ, आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ, आपका इन्वेस्टमेंट के साथ डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी मेरा रिस्क जो है मिनिमम है, मेरा टाइम जो है मिनिमम है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम है, तो मेरा प्रॉफिट भी मिनिमम लेवल के ऊपर है। लेकिन उस पर मैंने क्या किया, मैंने अपना वॉल्यूम ज्यादा कर दिया। जितना मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा मैं उतना ज्यादा अर्न करता जाऊंगा। ठीक, तो ये चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मिनिमम रिस्क के साथ हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी गेन करें, ऐसा मुमकिन नहीं है स्क्रैप के बिजनेस के अंदर। जी एहसन भाई, आपका क्या क्वेश्चन? फराज भाई, अगर कोई स्क्रैप प्रोवाइडर ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है तो उसके लिए इस तो बीइंग इन जर्मनी तो मैं तो किसी फायदे में नहीं हूँ, क्योंकि जो वेरी लाइकली जो पाकिस्तान में ऑलरेडी या कहीं भी जो इम्पोर्टर है वो खुद ही जो है उनको ढूंढ के उनसे खुद ही मंगा सकता है। तो जब हम जर्मनी में मौजूद हैं तो फिर हम कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जो ऑफलाइन हो। अगर आपको याद हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसी तरह सिमिलर मैसेज आया था और हमने यही कंक्लूड किया था कि जो होलसेलर ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है तो उससे अब हम उससे लेके आगे होलसेलिंग कोशिश करें तो वो नहीं चलेगा। इम्पोर्टर, इसके सॉरी, जो इम्पोर्टर हाँ, ऑलरेडी मौजूद है। इस पे यही ना, अब हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हमारी फिजिकल प्रेजेंस जो जर्मनी में है, तो हम पे बड़े एक्सपोर्टर्स को एक्सपीरियंस के लिए हम टच कर सकते हैं, शुरू में मार्केट में एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्जिन नहीं वहां पे मिलेंगे। ठीक है, यही मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें जब मार्जिन मिलेगा ना, वो मिलेगा जो इनसे निचले लेवल के ऊपर है, जो कलेक्टर हैं लेकिन एक्सपोर्टर नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ रूल्स रेगुलेशंस का,
फिर जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनी कंटेनर बुक करती है वो उस कंटेनर की जब तक कंटेनर पाकिस्तान में वापस डिपो में नहीं आ जाता वो उसकी लायबल होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर लोकल हमारा जो बायर है वो उसको वापस नहीं करता और उसके चार्जेस भी पे नहीं करना चाहता, तो शिपिंग कंपनी वो बायर को नहीं पकड़ेगी, वो एक्सपोर्टर को पकड़ेगी कि भाई आपने कंटेनर बुक किया था, अब हमारा कंटेनर वापस करें या पैसे दें हमें। तो जो कंपनीज ये रिस्क नहीं लेती वो एक्सपोर्ट नहीं करती, तो वो हमारा टारगेट होना चाहिए जर्मनी में बैठ के। उसके लिए फिर हमें अपना एक्सपोर्ट का सेटअप बनाने की जरूरत है। अब उसके लिए हमें यार्ड नहीं चाहिए। जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरा यार्ड नहीं है, लेकिन मैं उन कंपनीज को टच करता हूँ जो खुद एक्सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो रिस्क नहीं लेती। तो मेरे पास जो फैसिलिटीज हैं शिपिंग एजेंट्स की सूरत में कि वो मुझे यार्ड भी प्रोवाइड कर देती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे कहीं पे कि लोडिंग के लिए मुझे कहीं पे जगह चाहिए, तो शिपिंग कंपनीज के पास जगह होती हैं, वो मुझे फैसिलिटेट करती हैं, मैं उन्हें पे कर देता हूँ उस सर्विस के, और वो वहाँ पे मटेरियल को लेके जाती हैं और कंटेनर में लोड करके मुझे एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो वहाँ पे मेरा मार्जिन निकलता है। तो आपके लिए भी यही है, जितने लोग जर्मनी में रहते हैं उन्हें ऐसे ही सप्लायर चाहिए जो कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, मार्जिन देने हैं। तो अगर आपने एक्सपीरियंस करना है फिर आप एक्सपोर्टर से शुरू करें। मैंने भी एक्सपोर्टर से शुरू किया जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, जस्ट टू जंप इनटू द मार्केट। जब आपका रेफरेंस बन जाता है ना, हाँ जी मैं फलानी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो लोकल्स को सब पता होता है कि बड़ी कंपनीज कौन सी हैं, क्योंकि उनका मटेरियल उन्हें ही जा रहा होता है ना, बड़ी कंपनीज को जा रहा होता है, तो उन्हें बड़े प्लेयर्स का पता होता है। तो आपका जो रेफरेंस बनता है ना वो आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। फिर छोटी कंपनीज आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ ये उनके साथ भी कर है, इसको इसको पता ये कैसे करेंगे। तो ये चीज है। जी सुहेल भाई, आप इस पे क्या ऐड करना चाहते हैं? या नहीं, मैं बस ये कहता कि मुझे अब जाना है, तो कोई और सवाल तो नहीं है मेरे लिए। चले, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल तो शेयर हो गया, तो आपको मैं अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जो हमारा बिजनेस ग्रुप है, वहां पे भी क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, तो वो फिर आपके साथ इंटरेक्शन हमारी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। थैंक ठीक यू, है, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इन्वेस्टमेंट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपनी मिसाल से मैं आपको बताता हूँ। मैंने मतलब ये काम आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जब मटेरियल बाय करना है ना, आपको बाय उस वक्त करते हैं हम ट्रेडिंग में जब हम उसको सेल भी कर चुके होते हैं। तो जब हम सेल कर देते हैं तो हम पैसे जो है एडवांस मंगवाते हैं अपने बायर से। हम 30%, 50% या 70% एडवांस पेमेंट मंगवाते हैं उनसे। तो वही पैसे हम आगे अपने सप्लायर को दे देते हैं, क्योंकि उसने भी हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखी होती है 100% एडवांस की। तो अगर उसमें कोई पैसे कम पड़ गए तो वही हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास 5-10 हज़ार यूरो भी हैं, तो आप उसके लिए इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका जो बायर है वो भी आपको एडवांस पेमेंट में कुछ ना कुछ पैसे देगा। कुछ आपके पास अपना भी पैसा पड़ा है, अगर 10-15 हज़ार या 5 हज़ार यूरो भी है तो दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपके पास ये कैपेसिटीज होनी चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक वाइज, रूल्स रेगुलेशंस वाइज, वहां आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहां जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी फिर आप ओवर बजट हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चीज है कि आपके पास 5-10 हज़ार यूरो भी है तो आप स्क्रैप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपने यार्ड बनाना है तो ऑब्वियसली यार्ड की इन्वेस्टमेंट बड़ी है, आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए उसके लिए, आपको उसके लिए फोर्क लिफ्टर्स भी चाहिए, आपको उसके लिए ऑफिस भी चाहिए, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग आप 5-10 हज़ार यूरो के साथ इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सपोर्टर हैं वो गूगल पे बैठे हुए हैं, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, वो कुछ छुपे तो नहीं हुए, हर चीज ऑनलाइन मौजूद है। तो असल जो चैलेंज है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर आपको मार्जिन बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्राइसेस पे ही आपको देगा और आपको एक्सपोर्ट प्राइसेस पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जी आप 500 का तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब मुझे 400 का दें, 480 का दें। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ता। आपको एक्सपोर्ट प्राइसेस के ऊपर ही खरीदना पड़ेगा, वहां आपका मार्जिन अपना मिनिमम मिनिमम या ना होने के बराबर हो जाएगा, लेकिन आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग के लिए रेफरेंस बहुत जरूरी है। लेकिन आपको जब मार्जिन है वो आपको मिलेगा जब आप लोकल बाइंग करने जाएंगे और अपने नाम के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे आपको मार्जिन मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं जो मार्जिन काउंट करता हूँ स्क्रैप बिजनेस में,
20 यूरो पर टन से लेके 100 यूरो पर टन आप जा सकते हैं। लेकिन ये अब होगा कैसे? ये अक्सर में आपकी वर्किंग है। यही सारी गेम है कि आपने कैसे इस सारे को डीकोड करना है, कैसे आपने लोकल सप्लाई ढूंढने हैं, कैसे आपने लॉजिस्टिक को अपने साथ इंगेज करना है, और कहाँ-कहाँ आपने पैसे देने भी हैं और पैसे आपने बचाने भी हैं। ये सारी चेन आपने फिर खुद बनानी होती है। लेकिन ये सारी चेन अवेलेबल है, मतलब ऐसे लॉजिस्टिक कंपनीज भी अवेलेबल हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको वेयर हाउस दे देती हैं जहाँ पे आप मटेरियल उठा के जमा करें, और जमा करने के बाद आप वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो आपको अपना वेयर हाउस भी नहीं चाहिए इसके लिए, वो आपको वेयर हाउस भी रेंटल बेसिस के ऊपर मिल जाता है, उतनी स्पेस जितनी आपको चाहिए, ठीक है? तो वो भी आपका बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बन जाता है। मैं आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर सेटिस्फाई है। अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके तो माइक पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो पहले आप कंपनी रजिस्टर कर लें और फिर वो जो टैक्स नंबर है वो ले लें। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है द बिगिनिंग। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये तो लोकल बिजनेस के लिए काफी है 2 चीजें। एक्सपोर्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो हमें वैट भी चाहिए होता है, हमें कस्टम नंबर भी चाहिए होता है। तो इसकी मैं वीडियोस बार-बार शेयर भी करता रहा हूँ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, बहुत सामने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी शेयर की है। तो एक्सपोर्ट में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, वैट नंबर चाहिए और कस्टम नंबर चाहिए। ये 3 चीजें मस्ट होती हैं। अच्छा, अगर आप स्क्रैप प्लास्टिक या किसी भी चीज का करें पाकिस्तान में, आप कस्टमर कैसे ढूंढते हैं? आपको पहले ही पता होता है किस किसने लेना है, या आपके कोई परमानेंट वहाँ कस्टमर्स मौजूद है? देखिए, वो तो आपकी नेटवर्किंग होती है ना। जैसे पाकिस्तान, आपको कई लोग कहते हैं जी, मुझे या आप लोगों को भी कहते होंगे जो आपके जानने वाले, यार तुम वहाँ बैठे हो तो ये काम क्यों नहीं करते जो उस फील्ड से रिलेटेड है ना। तो आप पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, स्क्रैप का बहुत काम हो रहा है, और भी बहुत बिजनेसेस हैं। मैं आप स्क्रैप की हम बात कर रहे हैं तो ईजी है, कस्टमर ढूंढना कोई इशू नहीं है। स्क्रैप का तो पाकिस्तान में इतना कस्टमर है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन देखना ये होता है आपने कि उनके पास रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनके पास इंपोर्ट लाइसेंसेस हैं या नहीं। ये स्क्रैप के अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है अब, रेगुलेशन बहुत टफ हो चुकी हुई हैं। और एक्सपोर्ट भी आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कर सकते हैं जो लाइसेंस इंपोर्टर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं और जो लीगली प्रूव कर सकते हैं कस्टम्स को कि वाकई हम हमारा कोटा भी है पाकिस्तान में ना, कोटा भी है स्क्रैप के ऊपर। और स्पेशली जब हम बात करते हैं प्लास्टिक स्क्रैप की, और प्लास्टिक स्क्रैप में तो स्पेशली सिर्फ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट अलाउ है पाकिस्तान के अंदर। आप कमर्शियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सिर्फ जो इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट कर सकती है, जो कि वेयर एज मेटल स्क्रैप जो है वो आप इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल इंपोर्ट दोनों पे कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है प्लास्टिक और मेटल स्क्रैप का। तो आई होप कि ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा है। अच्छा, एक चीज ना जो बहुत जरूरी है कि ये सेशंस तो हम करते आ रहे हैं, इसके अलावा वीडियोस में इतना मटेरियल आप दे चुके हुए हैं आप सेशंस के अंदर, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और आपको हर क्वेश्चन का जो ना आंसर वीडियोस में हमारी मिल जाएगा। अब हमने इतने सेशन कर दिए हुए इन टॉपिक्स के ऊपर। फराज भाई, इसी हवाले से मेरे ज़हन में एक आइडिया है। इसी को देखते हुए जो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी आया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि, और अगर आप समझें तो हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि जो भी आपने वीडियोस या टेक्स्ट अब तक लिखा है, हम उसको जो है हम मॉडल ट्रेन करते हैं, उसको उस पर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे जनरेट हुई इस पर ट्रेन करते हैं मॉडल, और एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। किसी का कोई सवाल पूछना होगा तो वो उस प्रॉम्प्ट से भी पूछ सकता है, और अगर उसको समझ में ना आए तो दे कैन क्यूरी आपको फॉरवर्ड हो जाए। आप मुझे बता दें इफ मैं इसको बहुत ऑलरेडी अच्छा, अपने पास। जी, इसको बहुत अच्छा आइडिया आपका। जी तो बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि चलिए जितना इजी हो जाए सिस्टम के लोग लिखें और उनको जवाब मिलता जाए, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस पे चलिए हम इंशाल्लाह अलग से भी डिस्कशन कर लेते हैं। आप मुझे अपना नंबर भी सेंड कर दें, बल्कि आप ग्रुप में हैं बस मेंशन कर दें, जी तो जी फिर हम अलग से भी इस पे बातचीत करते हैं।
वो सॉरी अनम्यूट हो गया था दोस्तों, मैं आपको फॉरन अप्लाई नहीं कर सका। ठीक है, मैं इसको टेस्टिंग पे है, मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने पास रन कर रहा हूँ अपने लोकल पीसी, अपने लोकल जीपीयू पे। तो और मैं आपको डेमो भी दे दूंगा, एंड देन वी कैन इम्प्रूव ऑनवर्ड्स ऑन दैट। बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मेरे ख्याल आपको मजीद क्वेश्चंस नहीं है तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, या अगर किसी का कोई कमेंट है या कोई एडिशन है, एक क्वेश्चन है, मेरा तो क्वेश्चन है। हमारे पास टाइम। जी जी। अच्छा, अगर हम जॉब कर रहे हो तो क्या जॉब के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, या ये फुल टाइम का जॉब काम? अच्छा, ये ना है तो फुल टाइम जॉब है, इसको आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तो ये चैलेंजिंग है, जॉब के साथ करना चैलेंजिंग है। जॉब, इसीलिए जॉब के साथ मैं ई कॉमर्स को रिकमेंड करता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ना ये फुल टाइम है, इस पे जुवेरिया भी आपको बता सकती हैं कि, क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि आपको ना वर्किंग आवर्स के अंदर ही काम करना, मतलब आपकी जॉब भी उसी टाइम पे चल रही है और ये भी बिजनेस उसी टाइम पे चल रहा है, इसको आप लेट आवर्स में नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते किसी को। अगर तो बस आप दिन के 2 घंटे निकाल सकते हैं तो उस टाइम फ्रेम को फिर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके लिए काफी हैसल रहती है। जो तो जो मेरा ई कोई, कॉमर्स वाला काम है उसके लिए भी आज कुछ आप बताएंगे उसके लिए भी, या वो अच्छा, उसके लिए ना आज हमने जो मार्केटिंग के इश्यूज है ना वो हमने बताया है। लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सप्लायर नहीं मिल रहे, काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, तो उसके हवाले से था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक्स है, वो तो वीडियोस में ना शेयर करते जा रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारी वीडियोस और हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर चुके हुए हैं। तो वो मैं, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो जुरेज ने यहाँ पे शेयर किया था, बल्कि जुरेज थोड़ा सा बता भी दें आप ई कॉमर्स का। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो आगे चलें, जो थोड़ा इंसाइट है, लोग जानना चाहते हैं, वो आप थोड़ा सा आइडिया दें लोगों को। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल, हमारा आज प्लान भी था कि हमने ई कॉमर्स पे भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जो चैलेंजेस आते हैं और स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन रही, टाइम काफ़ी लग गया, तो अब मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप किसी को ब्रीफ सेशन चाहिए तो मैंने नंबर लिखा हुआ है अपना, ये हमारा कंपनी नंबर है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये वीडियोस में बड़ा डिटेल डिस्कशन मौजूद है, तो आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई वीडियो चूज़ करने में मसला आ रहा है तो उस पे भी मैं असिस्ट कर देता हूँ, तो आप कांटेक्ट करें तो डायरेक्टली आपको वीडियो का लिंक दिया जा सकता है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हों हम उनको एड्रेस कर देंगे। आज जो टॉपिक था वो था होलसेल का। तो होलसेल अमेज़न का एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स को सेल करते हैं उनसे अप्रूवल लेके। उसमें जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं वो मार्केट के हिसाब से होते हैं। मेनली 3 से 4 मार्केट, बड़ी मार्केट्स हैं जिनमें हम काम करना चाह रहे होते हैं, जिसमें यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और भी कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो अगर यूएसए, यूके, जर्मनी वगैरह में करते हैं तो इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आगे जो स्टेप आता है वो आता है कि आप जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनसे अप्रूवल लेना होता है। यहाँ से थोड़ा-सा ना क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होता है अमेज़न होलसेल बिज़नेस का, कि ब्रांड्स के अप्रूवल्स नहीं मिलते। पहले तो आपको ब्रांड ढूँढते हुए बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है। ब्रांड्स ढूँढने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैनुअल हंटिंग करें या आप टूल्स का इस्तेमाल करें। टूल्स में हीलियम 10 है, कीपा है, तो उनको आप इस्तेमाल करके ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनको वैलिडेट करते हैं, उनकी प्राइसिंग वगैरह देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि एट द एंड हमें प्रॉफिट कितना होगा या क्या ये वायबल है कि नहीं है। लेकिन इसमें होता ये है कि आप अगर 100 ब्रांड्स को रीच करते हैं तो उनमें से 5 टू 10 ब्रांड्स आपको रिप्लाई करते हैं और उनसे भी किसी 1-2 के साथ आपकी डील बनती है और वो बंदे बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं कि इसमें तो अप्रूवल्स नहीं मिल रहे, तो अब हम आगे कैसे जाएंगे। तो अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो 3-4 माह में वो बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जाता है विद द टाइम स्पैन, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाता जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ब्रांड के साथ आपका रिलेशन किस तरह का बिल्डअप होता है।
आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या ऑफर करता है आपको ब्रांड, और उसको फिर आप लिस्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर, और वहाँ पे आपको प्राइस बार किस तरह का मिलता है। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनको आपने बगौर देखना होता है, और फिर आप बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें मैं ये ज़रूरी कहना चाहूँगा कि शुरू के 6 मंथ आपको कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर लेनी चाहिए अमेजोन होलसेल के बिजनेस में कि आपको बहुत ज़्यादा आएगा। शुरू के 6 मंथ में आप इसको ऐसे देखें कि मैंने बस अब बिजनेस को ना धक्का लगाते रहना है कि वो एक रनिंग पोजीशन में आ जाए। जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उसमें आप ये देखें कि बस मैंने अपना जो है वो बस इस लेवल तक लेके जाना है कि मैं बस प्रॉफिट एंड लॉस की लॉस से निकल जाऊं, तो प्रॉफिट के बिल्कुल जो है वो कारण पे मुझे खुद से कुछ ना लगाना पड़ रहा हो, और फिर आगे जो है वो आप इसको प्रॉफिट की तरफ लेके जाए। इस पे अब आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। टाइम थोड़ा है तो मैंने कोशिश की है कि मैं ब्रीफ बता दूं। अच्छा, ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है ना, ये हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हम बात करते हैं जी हमें अप्रूवल दें, हमने आपकी प्रोडक्ट बेचनी है। हमें चाहिए कि हम उनका ना कोई कंपेटिटिव एनालिसिस करके लेके जाएं, कि उन्हें बताएं कि मार्केट में क्या पोजीशन है, हम उन्हें क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है टुवर्ड्स अवर सप्लायर, कि उन्हें पता चले कि वाकई हम उनके लिए कोई वैल्यू दे के आए। जो हम बात करें ना वैल्यूज़ की, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझना, कि आप जब तक वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे ब्रांड्स के लिए या अपने सप्लायर्स के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए, वो हमें एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, और एक्सेप्टेंस दे भी देंगे किसी भी तरह अगर हम ले भी लेते हैं, तो फिर उसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी शुरू में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी वर्थ क्रिएट करनी है, उन्हें साबित करना है हमने कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग बिग थिंग्स। तो वो हमें छोटे से शुरू करवाएंगे, और उसको हमने स्केल अप स्केलिंग, इसी का ही नाम है ना। आपने शुरू किया 1 से शुरू किया 10 तक, 10 से शुरू किया 100 तक, तो ये अप स्केलिंग टेक्स टाइम, आप जंप नहीं कर सकते। हमारा इशू ये होता है कि हम चाहते हैं कि जंप करें, जंप नहीं होती बिजनेस के अंदर। आपको स्लो एंड स्टडी जाना होता है, और फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर आप जंप कर सकते हैं। शुरू में नहीं जंप कर सकते, दैट्स अ प्रॉब्लम। जी जवेरिया, आप इस पे क्या कहना चाहिए? मैं ज़ुरैर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग आपने कहा है कि ब्रांड्स के साथ परमिशन लेनी होती है, जो भी ऑफ कोर्स जब आप उनकी होलसेल में चीज़ें आप उनसे परचेज करके और सेल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये मार्वल है और जैसा सुपर हीरोज़ हो गया, उनकी चीज़ें जो होती हैं, उनके अप्रूवल्स भी ब्रांड अप्रूवल्स की तरह होती हैं या उनकी लाइसेंसिंग होती है या डिफरेंट कोई तरीका होता है? इसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि उनका कोई ऑथराइज्ड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उसको रीच करते हैं। डायरेक्ट ब्रांड को आप करेंगे तो वो आपको देयर आर वेरी मिनिमम चांसेस कि वो आपको अलाउ करेंगे। आप डायरेक्टली ब्रांड पे जाएं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को टारगेट करें और उनसे फिर अप्रूवल लें। ऐसे चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली आप जो है ब्रांड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम। लेकिन उसमें आप ना उनका कुछ ऑथराइज्ड होलसेलर एसओपीज जो ना बहुत हाई होते हैं। अगर आप डायरेक्टली ब्रांड के पास जाएंगे ना, तो उनके पास तो बड़े बड़े होलसेलर हैं। ये जो सुपर हीरोज वगैरह की बात कर रही है, ये तो आपको होलसेलर से मिलेंगे अप्रूवल्स। अच्छा, लाइसेंस आपको ना तब चाहिए होता है अगर आपने सुपर हीरो को अपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर मतलब प्रिंट करना है या इस्तेमाल करना है, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन अगर आपने उनकी ही प्रोडक्ट को यूज करना है या रीसेल करना है, फिर आपको सिर्फ अप्रूवल चाहिए। नहीं, एक तो फिर मुझे इस तरह है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो सुपर हीरोज मतलब उनकी पिक्चर्स लगवानी है, तो फिर उसकी फिर लाइसेंसिंग का आपको क्या तरीका है? लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल। वो आपको ब्रांड से ही मिलेगा और वो आपको कॉस्ट करेगी। ओके, ठीक, थैंक यू। दूसरा एक क्वेश्चन है कि ब्रांड अप्रूवल यूएसए में कैसे हो सकती है। तो सर यूएसए में ब्रांड अप्रूवल थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, बिल्कुल ही हलवा नहीं है लेकिन इजी है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, ऑप्शन ज्यादा हैं, बड़ी मार्केट है। तो उसमें आप मैनुअल हंटिंग में रिकमेंड करूंगा कि उसकी तरफ जाएं। तो आपको हार्ड वर्क होता है कोई 1-2 महीने का, लेकिन आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो हम करते ये हैं कि ये जो प्रोसेस है ना कि ये 1.5-2 माह का, उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो अगर प्रॉपर हार्ड वर्क करें, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करें तो अप्रूवल मिल जाते हैं, और अच्छे अप्रूवल मिल जाते हैं यूएस से। ये बात कंफर्म है कि हार्ड वर्क है शुरू में, क्योंकि देखिए आपका कुछ भी नहीं है ना, मार्केट में स्टेटस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हार्ड वर्क है शुरू का। और जो लोग ये हार्ड वर्क को ओवरकम करते हैं, इसको बाईपास नहीं करते, इस पे डट के रहते हैं, और वही आगे चल के कामयाब होते हैं। तो बिजनेस अगर इतना पीस ऑफ केक होता तो हर बंदे बिजनेस कर रहा होता। तो ये भी हमें चीजें समझनी है कि बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट,
एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, जो कि हमें कम से कम ये ध्यान में रखना है कि 2 साल के लिए हमने सस्टेन करना है अपनी मोटिवेशन को, अपने हार्ड वर्क को, अपने फाइनेंसिस को। उसके बाद हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम सस्टेन कर जाते ना 2 साल, फिर कामयाबी यकीनी है। चलिए, मेरा कोई मजीद क्वेश्चंस नहीं है, तो अब हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आने का और क्वेश्चंस लेके आने का। तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। Thank you. Thank you for arranging such sessions. थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज। अल्लाह।